हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम रोज़ाना हिंदी पढ़ते हैं। आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया। किसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। उसी के हमने क्वेश्चन लिए हैं जो हिंदी के क्वेश्चन हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। तो देखिए, अचरज जो है वो कौन सा शब्द है? तो अचरज जो है ये क्या है? अचरज शब्द जो है ये है तत्भव। क्या है? तत्भव। इसका तत्सम क्या होता है? तो आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। तो अचरज क्या हो गया? अचरज जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। क्या है? तत्भव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीत का विलोम शब्द क्या होगा? ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। तो देखिए, शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर 4 उष्ण। क्या होगा? उष्ण। कृष्ण का क्या होता है? तो कृष्ण का श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। ठंड का क्या होगा? तो ठंड का गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर का अर्थ नहीं है? हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कर का अर्थ क्या नहीं होगा या कर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ऐसे ही पूछा था, पर्यायवाची नहीं लिखा था, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? पर्यायवाची से ही है कि कर का कौन पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो देखिए, कर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? देखिए, कर मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो देखिए, अरुण, भानु, भास्कर, रवि, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। तो देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दुर्गम किसे कह सकते हैं? तो दुर्गम जो कष्ट में हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। या जो कष्ट से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्गम। सुलभ किसे कहते हैं? तो जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुलभ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? वायु, अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी। तो देखिए, अनिल मतलब क्या होता है? तो अनिल मतलब जो होता है वो होता है हवा। क्या होता है? हवा, यानी कि वायु। और अनल मतलब क्या होता है? आग। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों में क्या दिया है? वायु अग्नि, अग्नि वायु, मतलब हवा और आग दोनों में ही लिखा है। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें उसी क्रम में बताना है जिस क्रम में हमारा क्वेश्चन में पूछा है। या हमारा जो अंडरलाइन किया गया है, हमें देखना है पहले अनिल लिखा है कि पहले अनल लिखा है। अगर पहले अनल है तो पहले क्या होगा? अग्नि। अगर पहले अनिल है तो क्या होगा? वायु। तो पहले अनिल है तो क्या होगा? वायु। फिर अनल है तो क्या होगा? अग्नि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगर यही हम अग्नि और वायु का रहता तो पहले अनल रहता, फिर क्या रहता? फिर रहता वायु। उसी प्रकार जैसे हवा पानी है तो पहले क्या रहता? पहले रहता अनिल, फिर रहता जल, फिर क्या रहता? जल या सरिल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? हमें कल भी बताया था कि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के आगे जुड़कर क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो जब उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। दोनों ही शब्द में जुड़ने के बाद अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय
बाद में जुड़ता है। तो पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वो है परा, क्योंकि जय क्या होता है? जय मतलब विजय, पराजय मतलब क्या होता है? हराना। क्या होता है? उसने उसको पराजित किया, यानी कि उसने उसको क्या किया? हरा दिया। जय मतलब क्या होता है? विजय। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वो अर्थ में क्या कर दे रहा है? पूरा परिवर्तित हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए अभी हमने बताया कि प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है। तो देखिए कौन सा शब्द में प्रत्यय लगा है? अट, वट, अवट या अवट। तो देखिए लिख शब्द में जो इसका मूल शब्द है वो क्या है? लिख। क्या है? लिखना का लिख। लिख शब्द में आवट प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आवट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आवट प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव या म प्लस उत्सव। तो देखिए महोत्सव शब्द में कौन सा संधि है? पहले हम ये जान लेते हैं। तो महोत्सव संधि में कौन सी संधि है? तो महोत्सव संधि में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। महा प्लस उत्सव, महोत्सव का क्या होगा? महा प्लस उत्सव। दीर्घ संधि किसमें आती है? स्वर संधि या व्यंजन संधि में? तो वृद्धि संधि जो है वो आती है स्वर संधि में। किसमें? स्वर संधि में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, और एक कौन सा है? तो एक है वृद्धि संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, महोत्सव में वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, मैं घर जाना था। मैं घर जाना था वाक्य में अशुद्ध कौन सा है? तो मैं घर जाना था में क्या अशुद्ध है? तो मैं घर जाना था इसमें क्या अशुद्ध है? मैंने घर जाना या था। तो देखिए इसमें जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 1। यहां क्या रहेगा? मैंने। क्या अशुद्ध है? यहां क्वेश्चन में मैंने रहेगा। क्या रहेगा? मैंने क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि यहां क्या रहेगा? मुझे घर जाना था। क्या रहेगा? मुझे घर जाना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है मैंने। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ क्या रहेगा? मैंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में जो समास है वो है तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का क्या होगा? विग्रह, समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। तो देखिए तत्पुरुष समास में जिस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। या एक इसका और भी है परिभाषा कि जिसका पहला पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास हमेशा दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास की पहचान ये है कि उसका पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास का ये पहचान है कि उसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। जैसे यथाशक्ति। क्या होता है? यथाशक्ति। या एक शब्द 2 बार रिपीट हो वहां भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास। या कभी कभी, इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है देशभक्ति, इसमें कौन सा समास है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, तत्पुरुष समास है। कौन समास? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? हमें बताना है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य।
तो देखिए पुस्तक को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। पढ़ना क्या है, एक प्रकार का क्रिया है। क्या है, क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्या होगा, क्रियावाच्य। सॉरी, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें वाच्य है क्रियावाच्य। क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है यहाँ पे। तो जब क्रिया का हो, जब वाक्य में क्रिया हो तो वहां कौन सा वाच्य होगा, तो क्रियावाच्य होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है, प्राचीन, मोटा, गरीब या फिर और। तो देखिए अभी हमने बताया कि अव्यय शब्द जो है वो, अव्यय जो होता है वो किस समास में आता है, तो अव्यय जो होता है अव्ययी भाव समास में अव्यय आता है। तो अव्यय का क्या मतलब, जो व्यय ना हो यानी जो खर्च ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अव्यय। प्राचीन, मोटा, गरीब और इन चारों में जो अव्यय है, जो किसी भी लिंग वचन में परिवर्तित नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 और। इसको आप कहीं भी प्रयोग करेंगे, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो और जो है ये क्या है, अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द, यानी कि इसमें किसी भी हाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसको जैसे का तैसे ही हमेशा वाक्य में प्रयोग करना होगा। और को हम और नहीं लिख सकते, र नहीं लिख सकते, क्या और ही प्रयोग करेंगे। तो और जो है ये क्या है, अव्यय शब्द है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। ये जो है विस्मयादि बोधक, ये क्या है, तो ये है इंग्लिश में इसको प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम में। ये क्या है, यहां लिखा हिंदी में पूर्ण विराम। क्या लिखा है, हिंदी में पूर्ण विराम। तो ये जो है हिंदी में पूर्ण विराम किसको प्रयोग करते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं, इसको भी पूर्ण विराम, लेकिन इंग्लिश में पूर्ण विराम कहते हैं। किसमें, इंग्लिश में। ये जो है ये प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो देखिए दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, निर्दोष होना। क्या होता है, निर्दोष होना, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं है, वो क्या है, निर्दोष है, उसी को क्या कहेंगे, तो दूध का धुला होना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, हमें बताना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। क्या है, चालाक होता है। तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ जो है लोकोक्ति में, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, क्योंकि सिर्फ बुद्धि रहने से आदमी जरूरी नहीं है कि अपना सारा काम खुद कर ले, लेकिन जब व्यक्ति शक्तिशाली यानी कि पावरफुल होगा, उसके पास इनकम अच्छी है, तो वो अपना कोई भी कार्य कर सकता है, उसे किसी के हेल्प से अपना काम करवा सकता है, लेकिन सिर्फ बुद्धि रहने से आदमी अपना काम नहीं बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर 4, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगर यही वीर की जगह अगर श्रृंगार रस होता, अगर पूछता कि उसका स्थायी भाव क्या होता है, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी, तो वो होता है रति। श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 12, 13 या फिर 14। तो देखिए दोहा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती, कितनी, 11 मात्राएं होती हैं।
दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। दोहा का अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्योंकि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? ट, प, स, त। तालव्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में कौन सी तालव्य ध्वनियां हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। स जो है ये क्या है? तालव्य ध्वनि है। क्या है? तालव्य ध्वनि। अगर हमसे पूछे कि कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो क वर्ग की ध्वनियां कंठ ध्वनियां होती हैं। क वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनि होता है। तो च वर्ग क्या होता है? च वर्ग जो होता है वो तालव्य ध्वनियां होती हैं। कौन सी ध्वनि? तालव्य ध्वनि होता है। ट वर्ग जो है इसको ट का उच्चारण मूर्धा से करते हैं। किससे? मूर्धा का। त का उच्चारण दंत से करते हैं। किससे? दंत से। और प का उच्चारण ओष्ठ से करते हैं। बिना ओठ के प्रयोग से आप प का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। हमसे पूछा था तालव्य ध्वनियां। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? क, ग, घ, ज। तो कौन सा वर्ड अघोष है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछता कि इसमें अल्प प्राण या महाप्राण किसे कहते हैं, तो देखिए अल्प प्राण जो होता है वो होता है पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। वर्ण का एक, जैसे क वर्ग होता है तो उसमें क, ख, ग, घ अंग आते हैं। इसमें 5 वर्ड हो गए। 5 वर्डों में पहला और तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। उसी प्रकार अघोष होता है। अघोष क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। तो देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो रचना का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। रचना का प्रयोग क्या होता है? हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता। तो देखिए पुल्लिंग शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्र। राष्ट्र हमेशा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। राष्ट्र जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? प्राण, घोड़ा, लड़का या फिर वधु। तो देखिए बहुवचन में सदा प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण। प्राण क्या है? बहुवचन शब्द है। क्या है? बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हस्ताक्षर यानी कि जो सिग्नेचर होता है हमारा वो भी क्या है? बहुवचन शब्द है। लोगों को लगता है कि हस्ताक्षर एक व्यक्ति का है तो बहुवचन नहीं होगा, लेकिन हस्ताक्षर भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। उसी प्रकार प्राण भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो देखिए ने जो है वो किसका चिन्ह है? वो है कर्ता का। किसका? कर्ता का। कर्ता ने कर्म का क्या होगा? को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? तो ने होता है। अगर पूछता कर्म का तो को होता है, करण का
तो से होता है, संप्रदान का तो के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमें बताना कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। घर, आप, पहाड़ या नदी। तो देखिए, घर, आप, पहाड़ और नदी में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो वो है आप। संज्ञा के जगह पर जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और उसके स्थान पे अगर मैं, तू, ये सब क्या है? तो ये सर्वनाम है। आप, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। तो देखिए, विशेषण शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या बता रहा है? विशेषता। क्या बता रहा है? विशेषता। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिरना, बोलना, सुनना या फिर कहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 बोलना। जो है ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें काल है संदिग्ध काल। क्या है? संदिग्ध काल। क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये क्या है? संदिग्ध। सामान्य नहीं, संदिग्ध मतलब तुरंत। तुरंत जैसे कुछ टाइम पहले की गई क्रिया को क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूतकाल। तो उसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ी है तो वो क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कबीरदास। बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं का क्या है? संग्रह है। बीजक में कितने भाग थे? तो 3। कौन कौन से? साखी, शबद, रमैनी। साखी का मतलब साक्षी, शबद का मतलब शब्द, रमैनी का मतलब रमैनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास का। उसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। कौन कौन से? साखी, शबद, रमैनी। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिताकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भीष्म साहनी। तो अंधेर नगरी जो है ये किसका है नाटक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जयशंकर प्रसाद की रचना तो वो है झरना, लहर, ये सब किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो देखिए, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है? प्रसिद्ध रचना है। क्या है? प्रसिद्ध रचना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। परिमल, अनामिका, ये सारी रचनाएं किसके हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, यामा, ये सब किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल, प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी या फिर अमरकांत। तो देखिए, गोदान जो उपन्यास है ये है प्रेमचंद्र का। किसका? प्रेमचंद्र का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसको किसने पूरा किया था? तो उनके पुत्र ने पूरा किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। शब्द अलंकार का क्या अर्थ होता है? जो शब्द से अलंकार यानी कि शब्द से शोभा बढ़ाए, वो क्या कहलाता है? शब्द अलंकार। और जो अर्थ से पंक्ति की शोभा बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों क्या है? अर्थ अलंकार है। ये अर्थ के माध्यम से पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और यमक अलंकार जो है, ये शब्द के माध्यम से, यमक, अनुप्रास, ये सब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। शब्द अलंकार कौन सा है? तो वो है यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।